एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे हमें फिर से डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है और अब आपको याद होगा यार, यहाँ पे जिन्वो ने कुछ डीमन नाइट्स का सामना किया था और उनमें से कुछ को उसने मार दिया होता है। यहाँ पे जो डीमन का मतलब ये नाइट लीडर होता है उससे वो लड़ रहा होता है और जैसे वो यहाँ पे उसको मारने वाला होता है तभी यहाँ पे एक बंदी की आवाज आती है और वो कहते हैं कि रुको रुको रुको, मैं हार मानती हूँ, प्लीज मेरी जान बख्श दो। तो यहाँ पे जिन्वो सोचते हैं कि क्या ये बोल कैसे सकता है, मतलब यार आपको पता होगा ज्यादातर डीमंस बोल नहीं पाते, तो वो उसका मास्क उतारता है तो वो देखते हैं यहाँ पे एक लड़की होती है, मतलब लड़की तो नहीं बोलूंगा, डीमन ही है, एल्फ टाइप। वो यहाँ पे माफी मांग लेती है जिन्वो से। जिन्वो कहता है पहले तो तुमने हमारे ऊपर हमला किया और अब तुम भीख मांग रही हो तुम्हें माफ करने के लिए, और वैसे भी मैंने तुम्हारे दोस्तों को तो मार दिया है। तो ये बंदी कहती है कि देखो ऐसी बात है कि मैं तो इनकी लीडर हूं, तो ऑब्वियस सी बात है ये लोग भी यही चाहते थे कि मैं बच जाऊं, है ना। तो जिन्वो ऐसे जाने लगता है तो ये बंदी बोलती है कि इसको एक चांस मिल गया अटैक करने का। वो यहाँ पे जिन्वो को पीछे से अटैक करती है, लेकिन इधर टस्क अपने हिम ऑफ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करके एक शील्ड बना देता है, जिसके बाद यहाँ पे ये बंदी फिर से माफी मांगने लग जाती है और कहती है प्लीज मेरे को मारना मत, मेरे को जिंदा छोड़ दो। तो जिन्वो यहाँ पे उससे पूछता है कि अगले फ्लोर पे जाने के परमिट के बारे में तुम्हें कुछ पता है। तो यार ये बंदी बताती है कि इसकी फैमिली के पास है, तो प्लीज मुझे मारना मत और मेरी फैमिली को भी कुछ मत कहना, ठीक है ना। वो बता देती है कि उसको इस फ्लोर के साथ साथ बाकी दूसरे फ्लोर्स के भी परमिट्स के बारे में पता है, ठीक है ना। तो जिन्वो यहाँ पे उसके बहुत नजदीक आ जाता है और वो बोलता है कि बस एक ही क्वेश्चन यहाँ पे बचा है कि क्या मैं तुम्हारे पर भरोसा कर सकता हूँ। तो ये बंदी कहती है हाँ हाँ यार ठीक है कर सकते हो। तो यार वो काफी ज्यादा डर जाती है और जिन्वो कहते हैं ठीक है फिर अगर तुम मेरे को परमिट दे दोगी तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, ओके। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस आइलैंड का सीन और इस आंट ने यहाँ पे आतंक मचा दिया होता है भाई। इस अकेली आंट ने काफी लोगों को खा गई होती है और ये यहाँ से खा के पी के उड़ जाती है। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से जिन्वो का सीन दिखाया जाता है। वो इससे पूछता है कि तुम हो कौन, तो वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि इसका नाम एसल है और वो राडेरो फैमिली से बिलोंग करती है। जिन्वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई वॉइस तुम्हें सुनाई देती है इंसानों को मारने के लिए। तो एसल कहती है कि क्या वॉइस नहीं, लेकिन हमें एक अजीब चीज सुनाई देती है जो कि कहती है कि हमें इस जगह को प्रोटेक्ट करना है। जिन्वो पूछते हैं ये आवाजें तुम्हें कब से सुनाई दे रही है, तो एसल बताती है कि जब से वो यहाँ पे आई है। तो जिन्वो कहता है क्या मतलब है यहाँ पे आई है, इससे पहले कहाँ पे थी। तो एसल बताती है कि इससे पहले वो डीमन रेल्म में थी। जिन्वो उससे पूछता है कि वहां पे तुम क्या कर रही थी। तभी इधर हमें दिखाया जाता है कि एसल की बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया जाता है और भाई ऐसा लगता है कि उसको कोई और कंट्रोल कर रहा है। वो ये कहते हैं कि हम लोग वहां पे वॉर की प्रिपरेशन कर रहे थे। जिन्वो पूछता है किसके साथ वॉर, तो एसल बताती है कि एक ऐसा दुश्मन जिससे लड़ने के लिए पूरे के पूरे डीमन दुनिया को एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। यहाँ पे जिन्वो जब उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है तो वो और कुछ भी नहीं बता पाती और वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है और बेहोश हो जाती है। तो जिन्वो को समझ आ जाता है कि भाई सिस्टम उसे रोक रहा है कोई भी इन्फॉर्मेशन बताने से और वो इससे ज़्यादा कुछ बता भी नहीं सकती है। दूसरा यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हेडक्वार्टर्स का सीन। इधर फाइल्स प्रेजेंट की जाती है हमें और बताया जाता है कि इस फ्लाइंग आर्ट ने काफ़ी सारे लोगों को मार दिया, मतलब 294 सिविलियंस को खा गया है, ठीक है। इसके अलावा 108 हंटर्स को डिप्लॉय किया गया था, उनमें से 4 ई रैंक के हंटर, एक सी रैंक का और एक बी रैंक का हंटर मारा जा चुका है। थोड़े समय बाद वहां पे ए रैंक का हंटर आया था जिसने इस आंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इसका मतलब यह है कि भाई एक आंट का सामना करने के लिए एक ए रैंक का हंटर तो अपने को चाहिए ही, ठीक है। गोगुन यही बताता है कि जो हमारा आइलैंड है वो 120 किलोमीटर दूर है जेजू आइलैंड से, ठीक है ना। तो यार अगर ये सारी के सारे आंट उड़ना सीख गए तो हमारे सदर्न टिप के ऊपर ये सबसे पहले अटैक करेंगे, वहां पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें जापान को जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना होगा क्योंकि ऑब्वियसली बात है सेम थ्रेट उनके ऊपर भी है और वो हमारी नेबरिंग कंट्री है, तो उनका साथ लेना होगा हमें। और हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन होने के नाते मैं यहाँ पे घोषणा करता हूँ चौथे रेड ऑपरेशन की जेजो आइलैंड पे। दूसरा यहाँ पे हमें फिर से डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है। अब ये ऑलमोस्ट इधर राडेरो फैमिली कासल के पास पहुंच चुके होते हैं, मतलब एसल के कासल के पास, और उसको यहाँ पे टस्क ने उठा रखा होता है। जैसे जिन्वो यहाँ पे अंदर आता है तो जो एसल के डैड होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, मतलब राजा। वो बोलता है कि ये तुम किसे लेके आ गई एसल, तुम अंधी हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि इसके पास कितने सारे सोल्जर्स है इसकी शैडो के अंदर। तो जिन्वो कहता है यार मान गया इस बंदे को, इसने पहचान कैसे लिया। तो यहाँ पे सारे के सारे ये जो सोल्जर्स होते हैं ये जिन्वो के ऊपर अपनी तलवारें ले आते हैं और किंग यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे एसल को बंदी बना के आ सकते हो और हमारे कासल के ऊपर कब्जा कर सकते हो। तो यार जिन्वो यहाँ पे क्लैरिफाई करता है कि ऐसी बात नहीं है, वो यहाँ पे डील करके आया है एसल के साथ कि वो किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा अगर तुम लोग मुझे एंट्री परमिट दे दोगे तो, ठीक है। तो यार किंग को ये बात पता होती है कि जिन्वो ने वल्कन और मेटस को हरा दिया था आसानी से, तो ऑब्वियसली बात है इनका तो कोई चांस बनता ही नहीं है जिन्वो के सामने। तो ये लोग शांति से यहाँ पे ये 81st फ्लोर का एंट्री परमिट जिन्वो को दे देते हैं और राजा यही कहता है कि ठीक है फिर निकलो यहाँ से, तुम्हारा काम हो गया ना। तो जिन्वो जाने से पहले ये कहता है कि एक और चीज मैं इसको लेना चाहता हूँ। तो यार वो यहाँ पे
पकड़ लेता है एसिल को, जिसे देख के राजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी बेटी को कैसे पकड़ सकता है। लेकिन जिन वो अपना हाथ हटा लेता है तो कहता है ओह ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि उसे सारे के सारे फ्लोर परमिट्स के बारे में पता है। तो राजा कहता है कि तुम उसकी सेफ्टी की गारंटी देते हो? तो जिन वो कहता है हाँ ऑफ कोर्स। दूसरा यहाँ पे हमें वो वाली आंट का सीन दिखाया जाता है, उसका डायसेक्शन हो रहा होता है, मतलब उसका जो भी रिसर्च वगैरह करने के लिए यार काटी पीटी हो रही होती है, ठीक है ना। और इधर ये गिल्ड मास्टर खड़ा होकर देख रहा होता है। दूसरा यहाँ पे हमें डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है। इधर जिन्वो ने ज्यादातर फ्लोर्स को ओवरकम कर लिया होता है, वो 89th फ्लोर पे आ चुका होता है। इग्रेस और टैंक भी अच्छी तरीके से रैंक अप हो चुके होते हैं। ये दोनों यहाँ पे अब एक एस रैंक के और ए रैंक के हंटर के मुकाबले हो चुके हैं। दूसरा यहाँ पे एसल कुछ गिफ्ट्स वगैरह देख रही होती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 90 फ्लोर पे जाने का जो खतरा होगा ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, और वहां पे एंट्री परमिट पाने के लिए इनको कुछ शराब वराब देनी पड़ेगी उन लोगों को, मतलब सौदा करना पड़ेगा उन लोगों के साथ। तो जिनको कहते हैं देखो उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है तुम खुद बताओ, अगर मैं तुम लोगों से कमजोर होता तो तुम इतनी आसानी से मेरे साथ डील कर लेते या फिर मेरे को एंट्री परमिट देते। जिनको के कहने का मतलब ये है कि लड़के ही वो सबके सब कासल से उनके एंट्री परमिट छीन लेगा और इस जगह के ऊपर राज कराएगा राडीसू फैमिली का। तो एसल कहता है कि वो तो राडीरू फैमिली है, लेकिन आप इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, आपने मेरी फैमिली को क्यों छोड़ा, उनको बख्श क्यों दिया आपने, उनको मारा क्यों नहीं? तो जिनको कहता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तो यार एसल यहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। जिनको मन में कहता है कि वैसे देखा जाए तो एसल और जिन्हो ये दोनों के दोनों दिमाग से थोड़ा लूज है, और ऐसे लोगों के साथ मेरी बनती भी है। यहाँ पे जिन्हो एसल को वापस जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आगे वाले फ्लोर्स पे खतरा बढ़ने वाला है। लेकिन एसल यहाँ पे काफी परेशान हो जाती है। वो कहती है आपको क्या लगता है मैं एकदम नाकारा हूँ, बेकार हूँ, मैं आपको और भी ज्यादा अकम्प्लिश करते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। तो जिन्हो मान जाता है। जैसे 90th फ्लोर पे आते हैं ये लोग, तो यार जो नंबर होता है बीस्ट का वो भी बढ़ जाता है और इनका लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जिनको आसानी से इन सब का सामना करता है। दूसरा यहाँ पे हमें चॉय जोंग इन का सीन दिखाया जाता है, और चाहे भी इधर शामिल होती है। चाहे को सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं चॉय जोंग इन उस जेजो आइलैंड रेड के बारे में, कि सारे के सारे एस रैंक के हंटर्स को जाना होगा जेजो आइलैंड रेड पे। चाहे कहते इसका तो ये है कि संग जिन्हो भी जाएगा। तो चॉय जोंग इन कहता है हाँ देखो हमें बस ये है कि वहां पे जाके सारी की सारी आंट्स को मारना है और कुछ नहीं। और वैसे भी आज कुछ बड़े बड़े हंटर्स गिल्ड के साथ हमारी मीटिंग होने वाली है, ठीक है। हमें दिखाया जाता है कि जिन्हो फाइनली इधर 100th फ्लोर पे पहुंच चुका होता है, और जैसे वो इधर आते हैं काफी बड़ा ड्रैगन इधर आता है और उस ड्रैगन के ऊपर सवार होता है बैरन डीमन मोनार्च। अब भाई ये मोनार्च है, इसके लिए मैं एक अलग से रिव्यू वीडियो बना दूंगा, ये एक्सप्लेनेशन वीडियो, इसलिए ज्यादा एक्सप्लेन एपिसोड पे रखते हैं ना कि कैरेक्टर्स पे। जिन्हो इसको देख के समझ जाते हैं कि इसका ऑरा इतना खतरनाक है कि भाई ये एसल को भी महसूस हो पा रहा होता है। अब उसको खुद डाउट होने लग जाता है कि क्या वो उसको हरा सकता है या फिर नहीं। और सबसे खतरनाक बात है ये उड़ने वाला, जिसका नाम होता है केसेलिन, जो कि एक विवरन होता है। इसे देख के यहाँ पे जिन्हो को समझ आ जाता है कि इसका तो ये है कि बैरन सिर्फ डीमंस को ही नहीं बल्कि ऐसे ड्रैगन्स को भी कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि यार बैरन इधर काफी सारे पोर्टल्स खोल देते हैं, जिसमें से काफी सारे डीमन बाहर निकल के आते हैं और ये सारे के सारे चारों तरफ से घेर लेते हैं जिन्हो और एसल को, ठीक है। ये सबके सब यहाँ पे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एसल तो काफी ज्यादा डरने लग जाती है और भाई ये एकदम से चार्ज करते हैं, आगे भागते हैं। तभी यहाँ पे अपने मोनार्च डोमेन का इस्तेमाल करता है जिन्हो और सारे के सारे सोल्जर्स को बाहर निकाल देता है। अब यहाँ पे काफी खतरनाक लड़ाई होना शुरू हो जाती है। इधर टस्क अपने ऑर्ब का इस्तेमाल करके भाई आग मचा देता है। भाई खतरनाक सीन्स, ये सारे के सारे फाइट सीन्स देखना मत भूलना, टेलीग्राम चैनल पे एपिसोड अपलोड कर रखा है। इस बार लिंक नहीं है, इस बार पूरा एपिसोड है। तो यार एसल तो ये फाइट देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। वो कहती है मुझे नहीं पता था ये ऐसे भी लड़ सकता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि एसल एक डीमन है और बैरन यहाँ का किंग है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एसल को किसका साथ देना चाहिए, यहाँ के किंग का या फिर जिन्हो का जो कि बाहर से आया है। रूल्स के हिसाब से तो जिन्हो को मार देना चाहिए। इधर हमें दिखाया जाता है कि यार बैरन के पास काफी खतरनाक एबिलिटी होती है मुंह से बिजली छोड़ने की। वो इधर आसमान में बिजली छोड़ते हैं और एक बादल बना देता है बिजली का, जिससे कि सारे के सारे जो ये शैडो सोल्जर्स होते हैं ना उनकी वाट लग जाती है। इनमें से एक बिजली इधर एसल की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन अपने केप से इधर जिन्हो उसे भी बचा लेता है और उसको समझ आ जाता है कि ये कोई आम लाइटनिंग नहीं है, इससे काफी बड़ा डैमेज मिला है उसको, और अगर ये दोबारा हुआ तो उसके माना लेवल्स खत्म हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसको निपटाना पड़ेगा उसे। जिन्हो यहाँ पे अपने स्टेल्थ मोड का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है और वो यही सोचता है कि वो इस विवरन के मतलब इस ड्रैगन के पंखों को काट देगा। लेकिन भाई बैरन उसके इस अटैक को रीड कर लेता है, मतलब भाई गायब हुआ होता है जिन्हो, उसके बाद भी उसे देख लेता है इजीली। यहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करना शुरू करता है बैरन इधर जिन्हो के ऊपर, और ये होमिंग टाइप का अटैक होता है जो कि जिन्हो के पीछे ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे इग्रेस और टस्क को बुलाता है। टस्क इधर अपने इस ऑर्ब का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक टक्कर देता है बैरन को, और दूसरी ओर इधर इग्रेस अपनी तलवार फेंक के मारते हैं, जिससे कि ये ड्रैगन की जो गर्दन होती है वो कट जाती है और ये नीचे गिर जाता है। अब यार बैरन फाइनली जमीन पे आ चुका होता है। जिन्हो ये कहता है कि चलो अच्छी बात है तुम जमीन पे आ गए, क्योंकि ऊपर देखते देखते मैं सच में काफी ज्यादा थक गया था। दूसरा यहाँ पे हमें हंटर एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है। अब
यार ये लोग आए होते हैं यहाँ पे ड्रॉन स्वॉर्ड गिल्ड से, ठीक है। ये बंदी यहाँ पे होती है, इसका नाम होता है हानेकावा, और वो इंट्रोडक्शन देती है गोटो रियोजी का, जो कि इनका गिल्ड मास्टर होता है। गोगुन ही बताता है कि यार जापान का सबसे बड़ा गिल्ड है इन लोगों का, और इसका जो ऑरा है वो सच में काफी खतरनाक है। बनता ही है ये गिल्ड मास्टर है तो लग भी रहा है। इनके गिल्ड में 11 एस रैंक के हंटर्स हैं और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा गिल्ड है इनका। तो यार ये लोग यहाँ पे डिस्कशन शुरू करते हैं आंट्स के बारे में, ठीक है। अब हानेकावा बताती है कि इनके पास आंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2 पॉइंट्स है जो हमें ख्याल रखने हैं। सबसे पहला चीज़ है इनकी लाइफ स्पैन। जब ये लोग पैदा होते हैं तो उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, लेकिन 1 साल की उम्र होती है इनकी, उसके बाद ये मर जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अगर हम क्वीन को मार देते हैं तो ये 1 साल में खुद ही खत्म हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि हमने पिछली 3 रेड से ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी जेजो आइलैंड के ऊपर अटैक होता है तो ये सारे के सारे आंट्स स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स की तरफ चले जाते हैं और उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। तो यार हमारा जो मिशन होगा इसी के ऊपर बेस्ड होगा, हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। गोगुनी यहाँ पे यही सोचता है कि वैसे देखा जाए ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी थी, लेकिन इससे तगड़ा ब्रेकआउट मैं नहीं देख सकता था। मतलब काफ़ी डिटेल में ये प्लान बनाया इन्होंने। रियोजी कहता है कि उसके जो गिल्ड में 11 एस रैंक के हंटर्स है उसमें से 10 इन लोगों के साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये लोग यहाँ पे सारे के सारे आंट्स का ध्यान बटाएंगे और तुम लोगों को अपनी टीम भेज के क्वीन को खत्म करना होगा, ठीक है। तो दोनों मिलके ये करेंगे काम। जिनचुल ये कहता है कि तुम्हें पता भी है ना तुम क्या कह रहे हो, मतलब भले ही तुम 10 एस रैंक के हंटर हो लेकिन तुम्हारा सामना हजारों आंट से होगा, ठीक है ना। तो गोटो कहता है कि देखो कोई बात नहीं, हमें डिस्ट्रैक्शन तो करनी है लेकिन हमें मिलके काम करना होगा। तो गोगुन ही कहता है ठीक है, फिर इसके बारे में हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हमें डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है। ये सब के सब यहाँ पे अपनी जी जान से लड़ रहे होते हैं और जिनको सामना कर रहा होता है बैरन का। अब बैरन भाई कोई मजाक नहीं है, वो यहाँ पे भाई अपनी बिजली से ना इन सारे के सारे शैडो सोल्जर्स की वाट लगा रहा होता है। और ऑब्वियसली बात है जिन्वू की यहाँ पे काफी ज्यादा वाट लग रही होती है, उसे मौका भी नहीं मिल रहा होता अपने माना को इंक्रीज करने का। काफी खतरनाक अटैक करते हैं यहाँ पे वो जिन्वू के ऊपर और भाई उसको सर पकड़ के ऊपर उठा लेता है। इधर वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन तभी यहाँ पे एग्रेस टस्क वगैरह आ जाते हैं, सब पकड़ लेते हैं इधर बैरन को और वो यहाँ पे इतना खतरनाक अटैक करता है ना जिससे कि यहाँ पे एक बार में जिन्वू के सारे माना खत्म हो जाते हैं। अब फाइनली यहाँ पे होने वाला है जिन्वू वर्सेस बैरन 1-on-1। ओके, इधर बैरन भी 2 डैगर्स लेके आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर लड़ना शुरू करते हैं। काफी खतरनाक लड़ाई होती है ये। इधर जिन्वू के दोनों डैगर उड़ जाते हैं, वो यहाँ पे अपने दोनों हाथों से उसका अटैक रोकने की कोशिश करता है और फाइनली इधर बैरन फिर से अपनी बिजली का इस्तेमाल करता है जिन्वू के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी यहाँ पे एसएल अपनी स्पेयर फेंक के मारती है और इससे यहाँ पे बैरन का ध्यान बढ़ जाता है और जिन्वू अपने रूलर्स हैंड का इस्तेमाल कर पाता है फाइनली और भाई अपनी पूरी ताकत से यहाँ पे वो बैरन के दोनों हाथ उखाड़ देता है और एक काफी खतरनाक मुक्का मारता है उसके मुंह पे, जिससे कि भाई उसका मुंह तो उड़ जाता है, उसके मुंह से एक काफी खतरनाक रे भी निकलती है, मतलब सारी की सारी एनर्जी, जैसे कि ऊपर काफी तगड़ा एक्सप्लोजन होता है इधर। फाइनली यहाँ पे जिन्वू ने हरा दिया होता है बैरन को और उसे नोटिफिकेशन भी आ जाता है कि उस सोल एक्सट्रैक्शन कर सकता है वो उसकी, ठीक है ना। इधर जिन्वू इतना ज्यादा थक चुका होता है पहली बार कि वो भाई नीचे गिर जाता है क्योंकि भाई उसने इतने सारे फ्लोर्स पे भी लड़ाई की है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। इधर वो एसएल से ये कहता है कि तुम अब घर जाओ और अपने डैड को बता देना कि अब से राडिसो फैमिली का राज है इस पूरी जगह पे। तो एसएल कहती है कि सर जिन्वू, यहाँ पे वो इमोशनल हो जाती है काफी ज्यादा और वो ये कहती है कि वो राडिरो है, राडिसो नहीं।